टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में मौजूद हैं और नवनिर्माण मंच पर जब नवनिर्माण की बात आती है, नए भारत की बातचीत होती है, तो बहुत जरूरी है कि भविष्य की बात की जाए। और भविष्य तय होता है युवाओं से, भविष्य तय होता है वो बच्चे जो आगे चलकर भारत की तकदीर लिखेंगे, भारत का भविष्य लिखेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उनकी एजुकेशन कैसे हो रही है। गुलाब देवी जी हमारे साथ मौजूद है, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है सेकेंडरी एजुकेशन का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यहां पर टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पर। और पहला सवाल तो यही है, चूंकि आगे एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, और एक बड़ी चुनौती यह है कि नकल विहीन परीक्षा कैसे हो जाए, परीक्षा बेहतर तरीके से कैसे हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी? चुनौती व्यक्ति की भावनाओं की चीज है। पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसमें ठेके पर नकल होती थी। कुछ विद्यालय ऐसे थे जहां पर ना कोई अधिकारी जाता था, ना कोई प्रशासन जाता था, खुले रूप में नकल होती थी। पूरी सूचियां बनती थी कि हाई स्कूल में इतने बच्चों को पास होना है और इंटर में इतने बच्चों को पास होना है। पिछली बार वैसे तो जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है तब से इतनी बड़ी सख्ती कर दी गई है कि कहीं पर भी यदि कोई भी चेष्टा करता है नकल करने की या करवाने की तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है। विगत वर्ष में लगभग 56 लाख से ऊपर बच्चे बैठे थे। कितने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, 14 दिन में परीक्षा पूर्ण हो गई और 12 दिन में रिजल्ट आ गया इतनी बड़ी परीक्षा में, और कहीं पर हवा भी नहीं लगी, पत्ता भी नहीं हिला। और इस बार भी मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। इस बार भी कहीं कोई किसी प्रकार की हलचल नकल की नहीं होगी। कई दिन से पेपर चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं आई है। लेकिन इससे जुड़े दो सवाल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तैयारी बहुत जबरदस्त है, नकल ना हो, बेहतर तरीके से छात्र जो है आराम से परीक्षा दे पाए। लेकिन इससे जुड़े दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अभी एक भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया और विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां? जहां तक पेपर लीक होने की बात है, कुछ सबूत मिले होंगे, उसके आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई और आगे परीक्षा होगी। लेकिन मैं तो बच्चों की जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा की बात है उसको भगवान के भरोसे पर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा पर, उनकी मेहनत पर, उनकी लगन पर यह आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जिज्ञासा है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसके आधार पर नकल विहीन परीक्षा होगी। ठीक, लेकिन इस परीक्षा में एसटीएफ को भी तैनात किया गया है। तो क्या बच्चे या आने वाली सारी परीक्षाएं संगीनों के साए में होंगी? क्या बच्चे बहुत कंफर्ट जोन में होकर पेपर लिख पाएंगे? जब एक समय निर्धारित किया गया है तो ये योग्य बच्चे हैं, वो अपनी मेहनत और लगन के साथ में परीक्षा देंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक, एक और मांग बड़ी उठती रही है सेकेंडरी एजुकेशन में, खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं। प्रभुराम, चूंकि हम जहां पर बैठे हैं अयोध्या यहां से बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे आप ड्राइव करिए पहुंच जाएंगे अयोध्या। तो उसमें प्रभुराम को और ज्यादा कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए सिलेबस में, इस बात को लेकर एक चर्चा हो रही है। क्या आप लोगों की तैयारी या फिर प्लानिंग क्या? बड़ा अजीब और गरीब प्रश्न किया आपने। भगवान राम के बारे में जो सबके हृदय में विराजमान है और उन्हीं की नियति है कि ये संसार बना है और ये संसार संशय से भरा हुआ है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे, ये संसार किससे भरा हुआ है? संशय से भरा हुआ है, संदेह से भरा हुआ है, भ्रम से भरा हुआ है।
इतने पर भी सबके हृदय में रघुनाथ जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, उनके बारे में कुछ भी तर्क करना मैं समझती हूँ ये योग्यता नहीं होगी। ये सवाल असल में आधा था, अब मैं इस सवाल को पूरा करता हूं। मदरसों में इस बात को लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर इस तरीके से सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा, इस तरीके की कोई तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कहीं कोई भी सुविधा देने में जाति का भेद रखती है। सभी प्रकार की सुविधाएं सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी संप्रदायों के लिए मिल रही हैं। जब सभी सुविधाएं उनको मिल रही हैं तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई में भी एक रूपता होनी चाहिए। सभी बच्चे हमारे डॉक्टर बने, सभी हमारे इंजीनियर बने, सभी हमारे वकील बने, सभी हमारे शिक्षक बने। तो मदरसों में भी एनसीईआरटी का सिलेबस और प्रभुराम? नहीं, हमने बताया कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब किसी सुविधा में कोई भेदभाव नहीं है, जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनमें किसी भी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है, तो शिक्षा में भेदभाव क्यों किया जाएगा? ठीक, इससे जुड़ा एक और सवाल, चूंकि जब अयोध्या की बातचीत होती है, प्रभुराम की बातचीत होती है, राम मंदिर की बातचीत होती है, तो उससे पहले बाबरी का भी अस्तित्व था, मुगल शासनकाल की बातचीत होती है। एक खबर जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, उस पर काफी सारे बयान भी आए कि सिलेबस से मुगल बादशाहों को हटाया जा रहा है या फिर वो चैप्टर्स कम किए जा रहे हैं, इस्लाम का उदय या मुगल शासक जब आए। श्री अयोध्या में भगवान राम का ही जन्म हो सकता है, ना कि मोहम्मद साहब का। तो इसमें यदि ये कहा जाए कि यहाँ पर ढांचा था या यहाँ पर उनकी मस्जिद थी, ये केवल काल्पनिक है। और विगत समय में जो सभी के स्वाभिमान को गिराने के लिए, सभी को अपमानित करने के लिए, हम लोगों के माथे पे एक कलंक का टीका लगाने के लिए हिंदुत्व पर जो भी किया गया था, आज उसकी समाप्ति की जा रही है। और किस आधार पर? कानून के आधार पर की जा रही। वैसे नहीं, वैसे तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां आज भी इस प्रकार से अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया गया है, वहां नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जो कानून कह रही है, ठोस आधार मिल रहे हैं, वहां पर कानून के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सवाल सिलेबस को लेकर था। एनसीईआरटी ने कहा कि हम कम करेंगे, राज्य में भी ये लागू हो रहा है, मुगल शासक कम पढ़ाए जाएंगे। अब ये तो समय बताएगा कि किनके चरित्र के लिए आवश्यकता है। हाँ। समाज में किस चरित्र की आवश्यकता है? भगवान राम के चरित्र की आवश्यकता है जो परिवार, पूरे परिवार को जोड़ के चलता है, या भगवान कर्मयोगी कृष्ण की आवश्यकता है जो किस प्रकार से एक सत्य की ओर जो है सबको ले जाते हैं? ये समय बताएगा। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, कई सारे स्टेटमेंट्स आए, इस पर पॉलिटिक्स भी हुई और ये कहा जाने लगा कि बीजेपी अपना एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा बच्चों के मन में थोपना चाहती है, उनके मन में एक अलग तरीके की विचारधारा पैठ कराना चाहती है, उसका मुगल शासकों को नहीं पढ़ाकर या फिर मुगल कालीन इतिहास को नहीं पढ़ाकर। बच्चे अबोध होते हैं और सबसे बड़ी शिक्षा बच्चों के लिए उनके परिवार से मिलती है। जब वो देखते हैं कि मेरे घर में रामायण पढ़ी जा रही है, वो देखते हैं कि मेरे घर में इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, भागवत हो रही है, वो देखते हैं कि हवन हो रहा है, वो देखते हैं मेरी मम्मी सुबह उठ के दीपक जला रही हैं, धूप बत्ती लगा रही हैं, तो जिसके घर में जिस प्रकार का वातावरण होता है, बच्चे की मानसिकता में वही वातावरण आ जाता है और उसी के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर वो अपना जीवन जीता है। एक चीज और है, चूंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रही हैं, टीचर्स पर बोझ बहुत ज्यादा है। आमतौर पर बातचीत करिए तो वो कहते हैं वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कहीं भी ड्यूटी, कभी भी ड्यूटी लग जाती है। कुछ इसको लेकर सोचा जा रहा? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वर्कलोड ना हो, लेकिन किसी भी कार्य को यदि व्यवस्था से किया जाता है, हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, रात को 11:30-12 बजे से पहले नहीं सो पाते। अगर ऐसे ही सोचे कि वर्कलोड बहुत है, लेकिन वो व्यवस्था में होता है। हमें यहाँ आना था, आधा घंटा रास्ते में जाम लगा, 1-1 मिनट भारी पड़ रहा था कि हमें टाइम से पहुंचना है।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि व्यवस्था से जीवन जिया जाए तो कोई भी लोड नहीं होता, सब अपने कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। एक चीज और है, ये सवाल प्रभुराम को लेकर ही, ये सिलेबस को लेकर ही, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, जो मैं मदरसों का जिक्र कर रहा था, ये बार बार ये कहा जाता है कि एजुकेशन को आप बीजेपी हथियार बना रही है अपना एजेंडा फैलाने के लिए। ये बहुत संकुचित चीज है। शिक्षा इतना व्यापक है, शिक्षा का क्षेत्र, कि उसको किसी का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। हमारी शिक्षा सर्वव्यापक शिक्षा है, इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें किसी प्रकार की संकुचितता नहीं है, इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें व्यवसाय है, इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें और सारे बच्चों के लिए एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है। तो शिक्षा से व्यक्ति संकुचित नहीं होता, शिक्षा से व्यक्ति एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है और समाज का दार्शनिक बनकर उस समाज के सामने आता है। चलिए, चुनावी समय है, आप लोगों के सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा हमारा विकास है। हम विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता उस चीज को देखेगी। और आज की स्थिति में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं, भारत की तस्वीर बदल चुकी है और एक राम राज्य की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि जो लोग गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान दिए गए। हमारी माताएं और बहनें खेतों में जाती थीं शौच के लिए, उनके घर में शौचालय बनाए गए। किसान सम्मान निधि दी गई, 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था वो की गई जो एक गरीब व्यक्ति अपने बर्तन बेच के इलाज के लिए लगाता था। आज 5 लाख की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के द्वारा की गई है। मैडम, आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम कितना मजबूत होगा या फिर बच्चे कितनी अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा टीचर्स की स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपके पास कैसी है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि टीचर्स की भर्तियों में धांधली हो रही है, लोग युवा आते हैं उन्हें लाठियां दे दी जाती हैं, शिक्षा मित्र का मुद्दा बनाया जाता है। देखो, विपक्ष जैसा है और आज विपक्ष जिस भूमिका में है, मैं तो कह रही हूं कि विपक्ष बिल्कुल रहेगा ही नहीं। अगर यही स्थिति रही तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, कि अगर यही नियत रही विपक्ष की, इस प्रकार की भावनाएं रही संकुचित, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को देख रहे हैं और देश में माननीय मोदी जी को देख रहे हैं। इसके अलावा विकास और किसी प्रकार का उत्थान उनके दिमाग में नहीं है। और मोदी जी और हमारे योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, उनकी सुविधाओं को देख रहे हैं, उनके विकास को देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष के इन सवालों का जवाब आने वाले समय में जब जनता के बीच आप लोग जाएंगे तो क्या देंगे? जब ये आपको रिजल्ट बताएगा, ये आपको रिजल्ट बताएगा। अभी 8 राज्यसभा की सीटें थी, विपक्ष के लोगों ने विपक्ष को उन्हीं का ही सहयोग नहीं दिया, हमें सहयोग दिया, हमारी नीतियों के आधार पे दिया, हमारे मजबूत नेतृत्व के आधार पे दिया कि 8 की 8 सीटें हमारी जीती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब देवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। कई सारे सवाल जो एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरी थे, बच्चों के लिए जरूरी थे और उन युवाओं के लिए जो टीचर बनना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे सवाल जरूरी थे। आपने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।